दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हितेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है परिष्कार वर्ल्ड। आज हम लोग बात करेंगे कि इस भूगोल विषय को सरल कैसे बनाएं। अपने आप में काफ़ी दुरूह माना जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल इसको समझा जाता है और इस मुश्किल का सामना ना सिर्फ औसत विद्यार्थी करता है बल्कि जो लोग बहुत लंबे समय से भूगोल को पढ़ रहे हैं उनको भी इसकी अवधारणाओं को समझने में, इसकी कॉन्सेप्ट्स को समझने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और उसके पीछे जो मूल वजह है वो है इस विषय की प्रकृति, इसकी प्रवृत्ति। मूलतः ये एक साइंस है जिसको हम लोग आर्ट्स के नज़रिए से पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं और मुझे लगता है कि शायद समस्या यहीं से खड़ी होती है। हम यहाँ आर्ट्स और साइंस के बीच के द्वंद्व को विश्लेषित नहीं कर रहे हैं। हम ये भी नहीं कह रहे कि हम इसको सरल बनाएं तो इससे पहले क्या हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ना ज़रूरी होगा। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में हैं, उनको अपनाकर हम इसकी दुरूहता को, इसकी कठिनाई को, इसकी मुश्किलों को काफ़ी कुछ आसान कर सकते हैं। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी का युग है, 21वीं सदी चल रही है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी जिसने हमारे जीवन को काफ़ी आसान कर दिया है। बहुत सारी मुश्किलों का जो हम जीवन में सामना करते हैं उन मुश्किलों को टेक्नोलॉजी क्रमशः स्टेप बाय स्टेप उनको सरल करती जा रही है। क्यों नहीं हम टेक्नोलॉजी की मदद लें और भूगोल जैसे दुरूह समझे जाने वाले विषय को काफ़ी कुछ हद तक सरल करें। और विषयों पे भी ये बात लागू हो सकती है लेकिन हम भूगोल के कॉन्टेक्स्ट में इस बात को समझने की, परखने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। देखिए लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भूगोल विषय से अच्छी खासी संख्या में प्रश्न पूछे जाते रहे। इस वजह से इस विषय को सरल बनाने की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों वैज्ञानिकों ने इस बात के पर्याप्त शोध किए हैं और इस बात को बहुत कुछ हद तक आपने भी आजमाया है और आप भी शायद इस बात को समझते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है वह शब्दों में समझने की बजाय चीज़ों की विजुअल फॉर्म को समझने में ज़्यादा आसानी महसूस करता है। चीज़ों को यदि पिक्चराइज कर दिया जाए तो दिमाग की स्थायी याददाश्त में वो चीज़ें होती हैं और समय आने पर एग्जामिनेशन हॉल में जब हमको उनकी ज़रूरत पड़ती है हम उसको ठीक तरीके से रिकॉल भी कर पाते हैं। यही टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के कुछ उदाहरण हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं। एक बार उनको हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। देखिए हाइड्रोसाइकिल अपने आप में एक विषय है, एक कॉन्सेप्ट है और काफ़ी मुश्किल भी माना जाता है औसत विद्यार्थियों के लिए या जो लोग ज्योग्राफी के फील्ड से नहीं हैं उनको काफ़ी कुछ समस्या का सामना भी करना पड़ता है। थ्योरेटिकली यदि मैं बात करूं कि सागर होते हैं, उनसे वाष्पीकरण होता है, फिर पवनें ऊपर चढ़ती हैं, टेम्परेचर में कमी आती है, फिर सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है, संघनन होता है, बादल बनते हैं और इस तरह से वापस पानी सागरों में आता है वर्षा के जरिए। तो ये काफ़ी कुछ लंबा प्रोसेस होगा, काफ़ी ज़्यादा उबाऊ भी होगा। इस बात की बहुत कम संभावनाएं हैं कि मस्तिष्क उन चीज़ों को एकाग्र होकर सुन पाएगा और उसके प्रति एक कोऑर्डिनेशन बरत पाएगा। लेकिन इसी बात को, इसी हाइड्रोसाइकिल को, जो कुछ मैंने कहा, इसको काफ़ी इंटरेस्टिंग कर दिया जाए, इसमें टेक्नोलॉजी डाली जाए, इसमें विजुअल इफ़ेक्ट्स पैदा कर दिए जाएं तो मुझे लगता है कि चीज़ें काफ़ी कुछ सरल हो पाएंगी। जैसे ये एक हाइड्रोसाइकिल है। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि ये बड़े जलाशय हैं, सागर हैं और सागर से टेम्परेचर, बढ़े हुए टेम्परेचर की वजह से वाष्पीकरण होता है, पानी भाप बनकर ऊपर उठता है क्योंकि हवाएं गर्म होने की वजह से हल्की होती हैं और हल्की होकर के ऊपर उठती हैं, लगातार ऊपर चढ़ती हैं। ये वाष्पीकरण होता है, लगातार ऊपर चढ़ती हैं और ऊपर चढ़ने के कारण तापमान में लगातार कमी आती जाती है। हम जानते हैं कि प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है और ऊंचाई के साथ तापमान में आने वाली इस कमी की वजह से यहाँ सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ने लगती है। उस पवन में, उस आर्द्रता युक्त पवन में जो आर्द्रता का प्रतिशत था वो बढ़ जाता है और ये स्थिति संघनन के पास अपने आप को पहुंचा देती है। संघनन होने लगता है। संघनन क्या है? वाष्प का जल के रूप में वापस बदलना, ये संघनन की क्रिया कहलाती है। यहीं पर बादल बनते हैं और बादलों में चूंकि ये संघनन हो चुका है, जलकण बन चुके हैं, अब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से या तो हिमवर्षा होती है या जल वर्षा होती है। जो ऊंचे पर्वतीय स्थल हैं वहाँ चूंकि संघनन जमाव बिंदु के आसपास होता है इसलिए वहाँ वर्षा हिम के रूप में होती है और जो निचले स्थान हैं वहाँ संघनन बढ़े हुए टेम्परेचर के ऊपर होता है इसलिए वहाँ पर जल वर्षा होती है। आगे हम देखते हैं कि यही जल वर्षा नदी और नालों के जरिए अपने आप को यह सतही जल सागर में पहुंचा देता है। एक इसका दूसरा तरीका भी है कि कुछ जल दरारों के माध्यम से भूगर्भ में जाता है, रिसाव होता है और भूगर्भ में आंतरिक दरारों की मदद से यह सागरों तक अपने आप को पहुंचा देता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक पूरा हाइड्रोसाइकिल
कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों ये एक मजबूरी भी है और इस सब्जेक्ट की प्रवृत्ति भी है कि इसको विजुअल इफेक्ट्स पैदा करके इसको समझाया जाए, इसको पिक्चराइज किया जाए, और इससे ना सिर्फ इसकी क्वालिटी सुधरती है बल्कि ये ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो पाता है, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाता है, ज़्यादा क्रिएटिव हो पाता है, ज़्यादा असरकारक हो पाता है। एक और उदाहरण हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। हम लोग ड्रेनेज सिस्टम को देखते हैं, नदियों के तंत्र को हम लोग देखते हैं। यहाँ चंबल का एक उदाहरण हम लोगों ने देखा। देखिए, नदी का नाम क्या है, इसका उद्गम कहाँ होता है, इसका विलय कहाँ होता है, इसके अपवाह क्षेत्र के जिले कौन से हैं, इस पर बांध कौन कौन से हैं, और विशेष विवरण इस पर चूलिया जलप्रपात की लोकेशन है। ये बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब एक उबाऊ तरीके से इस चीज़ को, इस कंटेंट को आपके सामने पेश किया जाए ट्रेडिशनल तरीके से, कि गुरुजी आते हैं, बोर्ड पर कुछ लिखते हैं, एक जितना भी डायग्राम ड्रॉ वो कर पाते हैं उस ड्रॉ किए हुए डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये उसका एक अलग दोष है कि उसमें समय कितना जाता है, कितना ज़्यादा समय लगता है, और उस डायग्राम की एक्यूरेसी कितनी है। इसी बात को हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। टेक्नोलॉजी के असर से उसमें जो एनिमेशंस डाल के हम चीज़ों को कितना रचनात्मक बना सकते हैं, उसको कितना आकर्षक बना सकते हैं, उसको कितना यूजफुल बना सकते हैं, ताकि दिमाग का उसके साथ में कोऑर्डिनेशन बना रहे और वो इंटरेस्ट लेकर के इंसान का दिमाग उन चीज़ों को सीखता रहे। ये राजस्थान का मैप है और यहाँ हमने चंबल नदी चलती हुई देखी। इसका उद्गम होता है, ये इसका उद्गम का बिंदु, वो उसका विलय का बिंदु जहाँ वो विलय करती है अपने आप को, और ये यमुना बनती हुई आपको नज़र आती है। ये यमुना नदी है और यमुना नदी में हम देख रहे हैं कि इसका उद्गम होता है विंध्याचल के महू नामक स्थान में। विंध्याचल की जो जनापा पहाड़ियां हैं वहाँ से इसका उद्गम होता है, और यमुना में उत्तर प्रदेश के इटावा के मुरादगंज के आसपास यमुना नदी में इसका विलय होता है। अब आप इस चीज़ को पिक्चर के माध्यम से देखने की कोशिश कर रहे हैं, एनिमेशंस के थ्रू इसमें क्रिएटिविटी साफ तौर से नज़र आती है। इन चीज़ों को शायद दिमाग ज़्यादा आकर्षित होकर के, ज़्यादा आग्रहशील होकर के इन चीज़ों को समझने की और पढ़ने की कोशिश करता है। इस पर कुछ बांध बने हुए हैं, उन बांधों को हम लोग देखते हैं। यह मध्य प्रदेश की सीमा है। एक बांध हमें मध्य प्रदेश की सीमाओं में नज़र आता है और उसका नाम है गांधी सागर। उसके बाद यह नदी चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र में राजस्थान में प्रवेश करती है, और प्रवेश करते ही हम देखते हैं कि राणा प्रताप सागर एक विख्यात बांध है। राणा प्रताप सागर के बाद में कोटा क्षेत्र में कोटा बूंदी की सीमा की ओर ये बढ़ती है, और वहाँ पर जवाहर सागर बांध हम लोग देखते हैं। कोटा में कोटा बैराज नाम से एक और बांध हम देख पा रहे हैं, और इसी तरह से इसमें चित्तौड़गढ़ के आसपास भैंसरोडगढ़ में, जहाँ ये राजस्थान में प्रवेश करती है, विख्यात चूलिया जलप्रपात भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, एक तरीका ये था, और मुझे लगता है कि ये इस विषय की प्रकृति है, इसकी प्रवृत्ति है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें विजुअलाइज इसको किया जाए, इसको पिक्चराइज किया जाए, विजुअल इफेक्ट्स इसमें पैदा किए जाएँ, ताकि ये आकर्षित कर सके, इंसानी दिमाग थोड़ा आग्रहशील होकर इसको समझ सके। एक और हम उदाहरण देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, पड़ोसी राज्यों के साथ बड़ी सीमा बनाने वाले जिलों की बात करते हैं, और यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए हमने उचित समझा कि इसी उदाहरण को आपके सामने ले लिया जाए। मुद्दा ये है कि राजस्थान के कुछ पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। इन राज्यों के साथ में 2 से लेकर 10 तक जिले राजस्थान के हैं जो सीमा बनाते हैं। अब प्रश्न यहाँ उठता है कि राजस्थान का कौन सा जिला किस राज्य के साथ में बड़ी या छोटी सीमा बनाता है। यहाँ बड़ी सीमा बनाने वाले जिलों को हमने उदाहरण के रूप में लिया है। अब ये एक तरीका हो सकता है कि ट्रेडिशनल तरीके से ये बात आपके सामने बिल्कुल उबाऊ तरीके से ये बात कही जाए कि पंजाब की सीमा लगती है, हरियाणा की लगती है, मध्य प्रदेश की लगती है, यूपी की लगती है, गुजरात की लगती है। पंजाब के साथ में 2 जिले हैं, इनमें गंगानगर बड़ी सीमा बनाता है, हनुमानगढ़ छोटी सीमा बनाता है, फिर हरियाणा के साथ 7 जिले हैं। अब ये आप लोग कितना इससे आकर्षित हो पाएंगे, आपका दिमाग कितना एकाग्र हो पाएगा, ये अलग समस्या है। इसको थोड़ा सा हम इस क्रिएटिविटी के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये पंजाब राज्य के साथ में सीमा बनी और 2 जिलों की सीमा बन रही है, एक श्रीगंगानगर है, दूसरा हनुमानगढ़। यहाँ सिर्फ उसी जिले को मेंशन किया गया है जो बड़ी सीमा बना रहा है, बृहत्तम सीमा बनाता है। और साफ तौर से मालूम चल रहा है कि पंजाब के साथ जो ये 2 जिले सीमा बना रहे हैं उसमें बड़ी सीमा श्रीगंगानगर बनाता है और हनुमानगढ़ छोटी सीमा बनाता है। आगे हम देखते हैं इसको। इसमें कलर का इफेक्ट देखिए, एनिमेशंस का इफेक्ट देखिए, और मुझे लगता है कि चीज़ें ज़्यादा सरल हो पाई हैं, ज़्यादा सुबोध हो पाई हैं। ये हरियाणा के साथ सीमा और ये हरियाणा के साथ लगने वाले 7 जिले, इन 7 जिलों में सबसे बड़ी सीमा बनाता है हनुमानगढ़। इसके बाद में यूपी आता है, यूपी के साथ 2 जिले सीमा बनाते हैं, उनमें सबसे बड़ी सीमा बनाता है भरतपुर।
दूसरा जिला धौलपुर, उसकी सीमा कंपैरेटिवली छोटी है। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, जो सर्वाधिक 10 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है, और इन 10 जिलों में सबसे बड़ी सीमा बनाता है झालावाड़। इसके बाद दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में गुजरात राज्य की सीमा लगती है। गुजरात के साथ कुल 6 जिले सीमा बनाते हैं, जिनमें सबसे बड़ी सीमा उदयपुर जिला बनाता है। दोस्तों, ये एक तरीका था। अब आप स्वयं निर्णय करें कि क्या ये सब्जेक्ट उबाऊ तरीके से, जो एक लेक्चर माध्यम हुआ करता था, जो ट्रेडिशनल माध्यम होता है जिससे आप और हम लोग निकल कर आए हैं, क्या उस तरीके से पढ़ाने वाला सब्जेक्ट है, या बिल्कुल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एनिमेशंस के थ्रू इसमें क्रिएटिविटी, आकर्षण पैदा करके फिर पढ़ा करके इसको सरल बनाने की ज़्यादा आवश्यकता है। आप थोड़ा सा मंथन करें। एक और उदाहरण हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमने उदाहरण वो लेने की कोशिश की है जहां से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, और इस तरह के प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में देखा गया है, पूछे गए हैं। टोंक, जयपुर, नागौर, भीलवाड़ा को पूर्व से पश्चिम के क्रम में लिखिए। अब यहाँ एक खास समस्या है, ये हमने देखा। ये कुछ विकल्प हैं, इसके 4 विकल्प हैं। यहाँ समस्या ये खड़ी होती है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर नक्शे को आप कितना तैयार कर पाते हैं, वो डायग्राम कैसा था जो टीचर ने आपके सामने ड्रॉ किया था, या आपने कितनी शिद्दत के साथ में, कितनी तसल्ली के साथ में एटलस से या मैप में उन जिलों के लोकेशंस को देखा था, उनके बाउंड्रीज को देखा था, ये एक अलग समस्या है। अब यहाँ एक और ख़ास दिक्कत जो दिखने में आती है, टोंक, जयपुर, भीलवाड़ा और नागौर के साथ एक बड़ी समस्या ये भी है, और इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। समस्या ये है कि इन जिलों का जो क्रम है बिल्कुल एक लाइन में नहीं है, व्यवस्थित ढंग से नहीं है। इनमें कोई उत्तर में है, कोई दक्षिण में है, कोई थोड़ा सा पूर्व की ओर खींचा हुआ है, कोई थोड़ा सा पश्चिम की ओर खींचा हुआ है। यदि एक लाइन में होते तो शायद इन चीज़ों को हम ठीक तरीके से आंसर करने की स्थिति में होते, लेकिन यहाँ एक समस्या आती है। इस समस्या से हम कैसे निपटें बिना टेक्नोलॉजी के, बिना एनिमेशंस के थ्रू? मुझे लगता है कि यहाँ बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। अब देखिए, जयपुर, नागौर बिल्कुल एक सीध में है, उसके बाद में कहीं भी एक लाइन में इन जिलों का क्रम नहीं आ पा रहा। जयपुर, टोंक और भीलवाड़ा उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित हैं। अब यहाँ मुझे लगता है कि बिना एनिमेशन के जरिए यदि आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश भी करेंगे तो वो काफ़ी मुश्किल होगा, काफ़ी उबाऊ होगा, और आपका मस्तिष्क संभवतया शायद निश्चित समय आने पर उसको प्रॉपर्ली रिकॉल भी ना कर पाए। या फिर दूसरा तरीका है कि आप इन चीज़ों को रटें। कितनी चीज़ों को रटेंगे हम लोग? एनिमेशन के थ्रू हम इस समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, 4 जिले हैं, पूर्व से पश्चिम का क्रम पूछा गया है। इसका मतलब पश्चिमी सीमाओं को हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। ये देखा हमने कुल विस्तार, ये जयपुर से लेकर के और ये टोंक की सीमा तक का हमने विस्तार देख लिया कुल। अब यहाँ हम लोग देखते हैं इन 4 जिलों की पश्चिमी सीमाओं को देखते हैं। ये देखिए, टोंक की सीमा सबसे पहले पश्चिम में, उसके बाद में जयपुर की पश्चिमी सीमा, उसके बाद ये भीलवाड़ा की पश्चिमी सीमा, और उसके बाद ये नागौर की पश्चिमी सीमा। मुझे लगता है कि ये समस्या काफ़ी कुछ आसान हो गई है। देखिए, सबसे पहले टोंक, उसके बाद जयपुर, उसके बाद भीलवाड़ा, और उसके बाद नागौर का क्रम है, और यही हमारा सही उत्तर भी बनता है। देखते हैं, टोंक, जयपुर, भीलवाड़ा और नागौर। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। ये 21वीं सदी में जब तक हम लोग इससे नहीं जुड़ पाएंगे, चीज़ों को सीखने में हमें बाधा आएगी, और शायद वो चीज़ें ट्रेडिशनल तरीके से समय भी ज़्यादा लेंगी, उनमें आकर्षण भी नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें थोड़ा सा इसको टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ने की ज़रूरत है, इसमें विजुअल इफेक्ट पैदा करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ये एक खास प्रश्न पाली के विषय में जो अक्सर पूछा जाता है, और प्रश्न है कि राजस्थान में कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है? एक रटा रटाया जवाब है उसका, पाली। इस तरह से प्रश्न पूछ लिया गया तो ठीक है, आप जवाब दे देंगे पाली। यदि प्रश्न इस ढंग से पूछा गया, एग्जामिनर ने यदि उसके शब्दों को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दिया, ये पूछ लिया गया कि कौन सा जिला पाली के साथ सीमा नहीं बनाता, या निम्न में से कौन सा जिला पाली के साथ सीमा बनाता है, या कौन सा जिला पाली के दक्षिण और पश्चिम में है, इस तरह की यदि चीज़ें आ गई तो मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी चुनौती आपके सामने पेश होगी, एक अच्छी खासी समस्या को आप लोग फेस करेंगे। अब मुझे नहीं लगता कि बिना विजुअल इफेक्ट के आप इस चीज़ को, इस समस्या को सरल कर पाएंगे। देखते हैं, एक तरीका हो सकता है ट्रेडिशनल तरीके से टीचर एक राजस्थान का मैप ड्रॉ करे। अब वो बाकी 8 जिलों को कितनी देर में उनकी सीमाओं को बना पाएंगे, इनकी दिशाओं का जो क्रम है, कोई उत्तर पश्चिम में है, कोई उत्तर में है, कोई उत्तर पूर्व में है, इसको कितना ठीक ठाक बना पाएंगे, और ठीक ठाक यदि बना भी दिया तो उसमें समय कितना लगेगा, ये एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का सामना, मेरे ख्याल से इस चुनौती को ख़त्म किया जा सकता है एनिमेशंस के थ्रू। ये देखते हैं, ये कुल 8 जिले हैं जिनमें सबसे पहला है जोधपुर। पाली के उत्तर पश्चिम में इसकी लोकेशन है, उसके बाद लगभग उत्तर में नागौर, उत्तर पूर्व में हम लोकेशन देखते हैं अजमेर की, लगभग पश्चिम पूर्व में
राजसमंद, दक्षिण पूर्व में उदयपुर, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में लगभग सिरोही, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम में लगभग जालोर और लगभग पश्चिम में बाड़मेर की अवस्थिति है। तो इस ढंग से यदि हम इन चीज़ों को देखने और समझने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि अब यहाँ से कितनी भी चुनौतियाँ आपके सामने पेश की जाएं, शायद आप ठीक तरीके से रिकॉल भी कर पाएंगे और ठीक तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ भी पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों हम एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर करेंगे। देखिए, ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुआयामी है, काफ़ी वास्ट इसका क्षेत्र है और इसकी एक महत्वपूर्ण प्रकृति है। क्या है वो? भौगोलिक दृष्टि से जो बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं के पीछे कोई एक कारक या एक फैक्टर जिम्मेदार नहीं होता, वरन वो घटनाएं बहुत सारे फैक्टर्स का साझा परिणाम होती हैं। इस बात को आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रखेंगे, इस पर थोड़ा सा मनन करेंगे। ये इस विषय की प्रवृत्ति है, इसकी प्रकृति है। यदि इसको हम सरल करना चाहते हैं तो इस प्रकृति पर हमारी नज़रें होनी चाहिए। इससे संबंधित इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। या आप देखिए, विषय वस्तु को आपस में लिंक करने की आपको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुआयामी विषय है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसकी विषय वस्तु बहुत ज़्यादा विस्तृत है। बहुत सारी चीज़ों को यदि हमने उनके अंदर जो रिलेशनशिप छुपी हुई है उस रिलेशनशिप को ढूंढ लिया और उसको कनेक्ट कर दिया तो ये चीज़ें काफ़ी सरल हो पाएंगी। उदाहरण हम लेते हैं। यहाँ पे हम लोग अलग अलग रूप से भूगोल में फसल को पढ़ते हैं। हम लोगों ने मृदा को पढ़ा है, वर्षा को पढ़ा है और तापमान को भी जलवायु के घटक के रूप में हम लोग स्टडी करते हैं। अब यहाँ हम थोड़ा सा उदाहरण को और आगे बढ़ाते हैं। एक फसल है बाजरा। इस बाजरे में हमने क्या देखा? कहाँ पैदा होता है? बलुई मिट्टी में। वर्षा कितनी चाहिए? 20 से 35 सेंटीमीटर और टेम्परेचर कितना? 25 से 40 या 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। दोस्तों, ये इन चारों चीज़ों को हम लोग अलग अलग ढंग से देखने की कोशिश करते हैं। एक और फसल है गेहूँ। गेहूँ कैसी मिट्टी चाहिए? कांप मिट्टी। और कांप मिट्टी का निर्माण कौन करती है? नदियां करती हैं, जो अपने बहाव के द्वारा जलोढ़ मिट्टी को लाती हैं और मैदानों में भिजाती हैं और काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र का निर्माण करती हैं। इस गेहूं के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, जबकि टेम्परेचर चाहिए 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों में एक मूलभूत अंतर है। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। यदि आपके पास में ये चीज़ें हैं, फसल कौन सी है? बाजरा है, उसके लिए बलुई मिट्टी चाहिए, उसके लिए वर्षा इतनी चाहिए और टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। अब इन चीज़ों को यदि आपने आपस में इंटर रिलेट कर दिया है, थोड़ा सा अपनी सोच का दायरा बढ़ा दिया है और अब आपसे ये पूछा जाए कि ये कौन सा क्षेत्र हो सकता है या बाजरे का ज़्यादा उत्पादन राजस्थान के किस अंचल में होता है। अब यदि ये चीज़ें आपने गौर करी हैं और इनको आपस में जोड़ा है तो मुझे लगता है कि आप बिना बताए इस जवाब तक पहुंच जाएंगे। ये सारी की सारी विशेषताएं मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती हैं। दूसरी ओर हम यदि गेहूं की बात करें तो चूंकि कांप मिट्टी में ये पैदा होता है, वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है और टेम्परेचर कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम पाया जाता है। और ये स्थितियां अरावली पर्वतमाला के पूर्व की ओर देखने को मिलती हैं, जहाँ पूर्वी मैदानी प्रदेश है जिसको नदियों ने अपनी जलोढ़ मृदा के द्वारा निर्मित किया है। और ये क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो ये वो चीज़ें हैं, यदि चीज़ों को लिंक करके हम पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सरल होती जाएंगी। इतना ही नहीं, अब आपसे ये पूछा जाए, आपको परेशानी में डाला जाए कि ये गेहूं और बाजरा है, कंपैरेटिवली कौन सा क्षेत्र ज़्यादा जनसंख्या का है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है और किस क्षेत्र में जनसंख्या विरल पाई जाती है, तो निश्चित रूप से यदि आपने मरुस्थलीय प्रदेश को फोकस कर लिया है, इस बलुई मिट्टी को फोकस कर लिया है, या और भी नहीं तो आपको कम से कम ये पता है कि वहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है या वहाँ टेम्परेचर कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आप समझ जाएंगे कि ये मरुस्थलीय प्रदेश है और मरुस्थलीय प्रदेश में विरल जनसंख्या निवास करती है, जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है। और दूसरी ओर मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ से हम चीज़ों को इंटर रिलेट करके और ज़्यादा से ज़्यादा सरल कर सकते हैं, अपनी ऑब्जेक्टिविटी का दायरा बढ़ा सकते हैं। भूगोल की ये दो शाखाएँ हैं, समुद्र विज्ञान और जलवायु विज्ञान। हम अलग अलग रूप से इनको पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों व्यापक रूप से यदि आप गहराई में उतरेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इनमें खास संबंध पाया जाता है। देखिए, सूर्यातप जलवायु विज्ञान का विषय है और यह वायुदाब को नियंत्रित करता है, उसको प्रभावित भी करता है। इसी के साथ ये वायुदाब पवनों की दिशा को प्रभावित करता है और ये पवनों की दिशा सागरीय धाराओं को प्रभावित करती हैं। सूर्यातप, वायुदाब और पवन, ये तीनों चीज़ें जलवायु विज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अब ये जलवायु विज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें
आपस में तो एक दूसरे को प्रभावित कर ही रही हैं, इसी के साथ में इन्होंने समुद्र विज्ञान को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। पवनों से सागरीय धाराएं प्रभावित होती हैं और ये सागरीय धारा समुद्र की लवणता को प्रभावित करती है। और ये लवणता क्या काम करती है? प्रवाल भित्ति के वितरण को प्रभावित करती है। और ये क्रम यहीं पर खत्म नहीं होता, इस यात्रा को और आगे तक बढ़ाया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें इन चीज़ों के अंदर छुपे हुए लिंक्स को समझना पड़ेगा, इनको सरल बनाना पड़ेगा। इसके अलावा 3 समस्याएं और अक्सर देखी गई हैं। उनमें एक है गलत तथ्यों से अपने आप को बचाना। दूसरी जो प्रमुख बात है, समय की बचत करना, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव लर्निंग कर पाना। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात है कि अपनी परीक्षा के स्तर को निर्धारित कर पाना। इन पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए दोस्तों, गलत तथ्यों की भरमार है। इस समय बाज़ार में बहुत सारी पुस्तकें हमें अवेलेबल हो पाती हैं और उनमें बहुत सारे गलत तथ्य भी दिए हुए हैं। मैं किसी की निंदा नहीं करता, लेकिन ये अमूमन में हम प्रैक्टिस में देखते हैं। विद्यार्थी के सामने संकट ये है कि वो कैसे इन चीज़ों को वैलिडेट करे। उसके पास में इस तरह का कोई साधन नहीं है कि वो मालूम कर सके कि कौन सी चीज़ प्रामाणिक है, कौन सी गैर प्रामाणिक है। अमूमन गुरुजनों का भी इस विषय में बहुत ज़्यादा स्पष्ट रवैया नहीं होता। उनसे पूछा जाता है कि सर इस सामग्री का स्रोत क्या है, तो अमूमन उस चीज़ से बचने की कोशिश की जाती है। उस खजाने की चाबी को देने से बचने की एक प्रवृत्ति देखी गई है। दूसरी चीज़ है समय कम लगे। ये बहुत ज़रूरी है कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव लर्निंग करें। दोस्तों, ट्रेडिशनल सिस्टम से ये चीज़ें कहीं संभव नहीं हो पाती, उनमें समय ज़्यादा लगता है। अब ज़माना बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कम समय में अपनी लर्निंग को ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकें। एक महत्वपूर्ण जो परेशानी आती है परीक्षार्थी के सामने, वह है अपनी परीक्षा के स्तर को समझ पाना, उसको निर्धारित कर पाना। प्रैक्टिस में देखने में ये आता है कि भले ही आरएस का एग्ज़ाम हो, आरएस की कोचिंग चलती हो, कांस्टेबल की परीक्षा हो, फर्स्ट ग्रेड की हो, सेकंड ग्रेड की हो या पटवार की हो, अमूमन इन सभी में उदाहरण के तौर पर राजस्थान के भौतिक विभागों का जिक्र किया हुआ है। लेकिन जब बच्चा इन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करता है तो कोचिंग संस्थानों की ओर से या जहाँ भी गुरुजनों की वो शरण में है, वहाँ से इस डिफरेंस को पैदा करने की कोशिश नहीं की जाती। और भले ही वो कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, उसके सर के ऊपर आरएस जैसे भारी भरकम सिलेबस का बोझ भी उसके सर के ऊपर रख दिया जाता है। ये एक बड़ी चुनौती है और मुझे लगता है कि एक बड़ा अत्याचार है परीक्षार्थी के सिर के ऊपर। अब अपनी परीक्षा के स्तर का निर्धारण कैसे करें, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी उस संबंधित परीक्षा में जो पिछले 2-4 सालों में जो प्रश्न आए हैं, उनको आप थोड़ा सा फोकस करें, उनका विश्लेषण करें, उनका मनन करें, उनकी प्रकृति को समझें। उससे थोड़ा सा आपको एक अंदाज़ा लग पाएगा कि सिलेबस में भले ही भौतिक प्रदेश दिया हुआ है, लेकिन वो भौतिक प्रदेश में आरएस में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कांस्टेबल में किस तरह के स्तर का ध्यान रखा गया है। ये जो समस्याएं बात की गई हैं, भले ही कम समय की बात हो, तथ्यों की प्रामाणिकता की बात हो या परीक्षा के स्तर का निर्धारण हो, इन तमाम चीज़ों पर परिष्कार ने लंबे समय से शोध किया है और आज एक खास समझ के साथ में एक काफ़ी स्तरीय कंटेंट को, सामग्री को हम लोग तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आनन फानन में हम लोग इस नतीजे तक पहुंच पाए। इस दौरान पिछले 10-15 सालों में काफ़ी गलतियां भी रही, काफ़ी प्रयोग भी होते रहे। बहुत सारी सेमिनार्स हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करवाई, वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाई और उसमें परीक्षार्थियों के साथ साथ, विद्यार्थियों के साथ साथ में शिक्षाविदों की भागीदारी रही, उसमें टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट लोगों की भागीदारी रही। विद्यार्थियों के बीच में सर्वेज कंडक्ट करवाए गए, ये जानने की कोशिश की गई कि कंटेंट को किस तरह से डिलीवर किया जाए ताकि समस्याओं को कम से कम किया जा सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आपसे भी गुजारिश है कि आप इनका लगातार अवलोकन करें, आप विश्लेषण भी करें, चीज़ों को समझें और अपने बेशकीमती सुझावों से भी हमें लाभान्वित करें ताकि हम लगातार खुद को समृद्ध करें, अपनी सामग्री को समृद्ध करें और एक अच्छा कंटेंट, अच्छी सामग्री परीक्षार्थियों तक पहुंचाने की लगातार कोशिश करते रहें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।